नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 15 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन इमेज से जो आज के एडिटोरियल सेक्शन में आई थी, वो आज की डेट में बता रहा है वेस्ट बंगाल की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में। किस तरीके से जो करंट चीफ मिनिस्टर है उनके पैर में चोट आ रखी है और फिर भी वो अपने अपोनेंट यानी जो उनके अपोनेंट बीजेपी है उसके खिलाफ एक तरीके से इलेक्शन में लड़ रही हैं। तो ये चीज़ आज के डेट में दिखाई गई है और ये फुटबॉल एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है जो इलेक्शन का जो भी उनका प्रोपेगेंडा है उसको करती हैं, क्योंकि एक तरीके से ये गोल अगर जाएगा तो हाँ ये होगा कि चीफ मिनिस्टर दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे, ये यहाँ दिखाया गया है। लेकिन उस फुटबॉल के सामने एक तरीके से डिफेंड करने के लिए बीजेपी खड़ी है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं उनके सामने एक बाधा बन के खड़ी है। तो आज की डेट में ये कार्टून जो है वेस्ट बंगाल की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और अगर आप न्यूज़ को करेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या सिनेरियो करेंटली चल रहा है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट यहाँ पर दिया गया है जो आप सभी पे बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा और आप में से कई लोग इस चीज़ को एक तरीके से मैं समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसा यहाँ बताया गया है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, क्योंकि जब भी किसी को सक्सेस मिलती है तो आपको भी पता है कि उस इंसान को काफ़ी लोग जानने लग जाते हैं, वो इंसान काफ़ी फेमस हो जाता है। और फेमस ही नहीं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो है लोगों की नज़रों में एक तरीके से आ जाता है। लेकिन जब लोग असफल होते हैं तो उस समय क्या होता है कि किसी को भी पता नहीं होता उस इंसान के बारे में, और लेकिन जो इंसान असफल हुआ होता है उसको दुनिया के बारे में बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं कि दुनिया किस तरीके की दुनिया है, क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड होती हैं और क्या क्या उसे आगे जाके करने की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा उसको सफलता प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें एक जो सफलता है उसी के दो अलग अलग पहलू हैं। एक जिसको सफलता मिल जाती है उसका अलग पहलू है और जिसको सफलता नहीं मिलती उसका अलग पहलू है। तो काफ़ी अच्छी बात है और आप में से काफ़ी लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो कंटिन्यूसली अपने गोल्स की तरफ वर्क करते रहिए, आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन में काफ़ी सारे आर्टिकल थे, लेकिन कुछ आर्टिकल पॉलिटिकल थे जो हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम के नहीं हैं। और हमें सिर्फ वो आर्टिकल डिस्कस करने हैं जहाँ पर हमें प्रॉपर फैक्ट फिगर और जो लॉजिकल डेटा जो जिसे कहते हैं जो हमारे कहीं काम आएगा, जैसे हमारी जीडी में जो काम आता है, जो एसएसबी की जीडीज़ होती हैं। उसके अलावा जो इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर आपसे ओपिनियन मेकिंग पूछी जाती है या आपसे कभी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा या इंडिया के जो करंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके बारे में पूछा जाएगा। तो उस पॉइंट से जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल है वो आता है, एक तरीके से बताऊँ, ये साइबर सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत फोकस करता है। अभी रिसेंटली चाइना ने मुंबई के जो पावर ग्रिड है उस पर अटैक किया था और ये सब चीज़ें, मतलब साइबर अटैक्स जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में राइटर यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और ये चीज़ें चाइना किस तरीके से इन चीज़ों को ऑन ग्राउंड मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है एक तरीके से, और हमें फ्यूचर में क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम भी साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये चीज़ बात की गई है। दूसरी बात यहाँ पर जो आर्टिकल कर रहा है वो है क्वाड का जो भी रिसेंट समिट हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि क्वाड भी ब्रिक्स और एससीओ की तरह एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से फ्यूचर के वॉर्स की बात की गई है। अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली केवड़िया में क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी हमारे डिफेंस के चीफ्स हैं उनके बीच एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पर एक तरीके से डिस्कस किया गया था कि फ्यूचर में जो वॉर होने वाले हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं और हमें किस तरीके से उन वॉर्स के लिए तैयार अपने आप करना है। यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा जो ये एडिटोरियल है ये डिस्कस करने वाला है किस तरीके से आजकल अलग अलग स्टेट जो हैं वो जॉब के जो रिजर्वेशन ला रहे हैं अपने जो लोकल के लोग हैं उनके लिए, एक तरीके से बेनिफिशियल भी है, अच्छा भी है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिया को हार्म भी कर रहा है। तो यहाँ दोनों पहलू बताए गए हैं और हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में ओपिनियन जो है वो आप पे छूट जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो बताता है आज के डेट में जो साइबर सिक्योरिटी जो है उस पर किस तरीके से फोकस करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि चाइना ने, अभी जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था उसके बाद चाइना ने जो मुंबई का पावर ग्रिड है उस पर अटैक किया था और कुछ टाइम के लिए जो पावर सप्लाई है वो उसमें दिक्कत आई थी। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ राइटर डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए कैसा बताया जा रहा है कि एक तरीके से रिकॉर्डेड फ्यूचर जो है वो जो यूएस साइबर बेस्ड जो सिक्योरिटी फर्म है उसने बताया था कि जो रिकॉर्डेड फ्यूचर जो है इसने
मॉलवेयर अटैक्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज पे किया और उसकी चपेट में हमारी इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट वो भी एक तरीके से आ गई। तो बताया जा रहा है कि जो रिकॉर्डेड फ्यूचर है वो मॉलवेयर अटैक्स, यानी अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं अटैक होते हैं। कोई मॉलवेयर होता है, कोई ट्रोजन होता है, वायरस अटैक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक मॉलवेयर अटैक जो है, एक जो सिस्टम्स के डेटा को ब्रीच कर देता है, वो अटैक इंडिया की गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे किया गया। अभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने की बात हो रही है, इसमें पब्लिक सेक्टर्स पे अटैक करने की बात हो रही है। हमारा जो पावर ग्रिड था उस पर तो अटैक सक्सेसफुली कर ही दिया था उन्होंने, लेकिन इन तीन चीज़ों पे अटैक नहीं कर पाया क्योंकि हमने सिक्योरिटी मेजर ले लिए थे। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में ये जो एक्टिविटी है, साइबर एक्टिविटी, ये कैसे बढ़ रही है और ये बड़ी कैसे, ये फरवरी, मिड फरवरी से कह सकते हैं उसके बीच में इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई कि जो साइबर अटैक्स है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे होने लग गए थे। तो उस टाइम पे जो इतने सारे अटैक्स हुए वो बताया, उसको रिलेट किया जा रहा है कि जो पुराने जो अटैक्स हुए वो हमें अब जाके कैसे पता चले, क्योंकि अभी फरवरी के बीच से ही ऐसा देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं वो उसमें इंटेंसिटी क्यों बढ़ गई। लेकिन ये अटैक्स पहले से हो रहे हैं, यहाँ पर राइटर ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि जो 2020 अक्टूबर 2020 में जो मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था, ब्लैकआउट का मतलब क्या है, पावर की सप्लाई जो कट हो गई थी एक तरीके से, ये एक साइबर अटैक था। अब इसके लिए भी अलग अलग पहलू हैं। राज्य सरकार जो कह रही है कि ये चाइना ने ही किया था, बल्कि केंद्र सरकार और बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि ये एक पावर फेलियर था। तो पावर फेलियर जो था वो एक तरीके से अब हम इस चीज़ पर पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है चीज़ें अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि सही इसका जो पहलू है वो क्या है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वो एक तरीके से बोलती है कि ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था, यानी इंसान की लापरवाही की वजह से ही लाइट जो थी, पावर जो ब्लैकआउट हुआ था वो हुआ था, वरना ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि पावर आउटरेज हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली ऐसा कहना चाहती है कि ये चीज़ें जो भी हुई हैं ये एक साइबर अटैक का ही पार्ट थी। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि किस तरीके से, अब हमें ये देखना है कि एक वॉर का बहुत अलग अलग पहलू होते हैं। एक वॉर के पहलू किस तरीके से होते हैं, देखिए वॉर हमेशा लड़ाई वो ही नहीं होती जो गन से और टैंक से, एयरक्राफ्ट से की जाती है। आज की डेट में हम 21st सेंचुरी में जब हैं, जब 20th सेंचुरी में जी रहे हैं, तो यहाँ पर जो लड़ाई के टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। लड़ाई किसी भी तरीके से हो सकती है। देखिए जैसे हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया कि चाइना जो है वो अब डैम बना रहा है अपने 5 ईयर प्लान के अंडर में। अब ये जो डैम है ये भी एक तरीके से वॉर स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि इन डैम्स के सपोर्ट लेके चाइना जो है वो इंडिया में बाढ़ ला सकता है और काफ़ी सारे लोग मर सकते हैं उसमें। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, वहाँ पर अगर बाढ़ अगर चाइना अगर चाहे तो आराम से आ सकती है। और इतने सारे लोगों की अगर दिक्कत हो जाएगी तो डेफिनेटली ये भी एक टाइप का वॉर ही है। उसके अलावा जो चाइना है, आपको पता है कि आर्टिफिशियल वेदरिंग जो कर रहा है, यानी जो क्लाउड सीडिंग जो होती है जिससे जो बादल होते हैं वो बारिश कर देते हैं आगे जाके, उसको भी एज अ वॉर यानी एज अ वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। और आपको पता है कि आज के डेट में केमिकल वॉरफेयर जो है, यानी आपको पता है कि जो मतलब केमिकल का यूज़ करके सोल्जर्स को, आर्मीज़ को इफेक्ट किया जाता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, जिसे आप कोरोना ही कह सकते हैं, वो भी एक टाइप का बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही है। तो चाइना इन जो पुरानी स्ट्रैटेजी होती थी उनको नहीं यूज़ करके जो नई स्ट्रैटेजी है वॉर की उनको यूज़ कर रहा है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर एक तरीके से हो सकती है कि चाइना आज की डेट में जो साइबर सेल्स जो है उनसे इंडिया में हैकिंग करवा के हमारे डेटा तो ले ही रहा है और उसके अलावा हमको एक तरीके से दिक्कत भी पहुँचा रहा है। तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं किस तरीके से पावर सेक्टर जो है आज की डेट में चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं कंटेंशन का जो है मैटर बन चुका है और ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में ऐसे अगर जो एरर्स हैं, यानी जो ऐसे जो साइबर अटैक्स हैं, उनको अगर हमने ध्यान में नहीं रखा तो ये हमें फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में चाइना जो है वो इन सब चीज़ों में, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक में बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल कर चुका है। और अगर हमारी बात की जाए तो अभी हम बहुत काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को डेवलप ही नहीं करना, बल्कि दूसरे जो देश हैं जिनकी साइबर सिक्योरिटी हमसे ज़्यादा अच्छी है उनसे बचाव भी करना है। जैसे आपको पता है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली हमको चाइना से भी अपने आप को बचा कर रखना है और अपनी साइबर सिक्योरिटी जो है उसको भी कंटिन्यूसली ग्रो करते रहना है। अब देखिए जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, इसने और उसके अलावा जो इंडिया की कंप्यूटर रिस्पॉन्स इमरजेंसी टीम है, उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से आज की डेट में चाइना जो है वो साइबर कैंपेन जो है उसको बहुत ही एग्रेसिव तरीके में यूज़ कर रहा है। मतलब ये यूज़ जो है वो दूसरे जो कंट्रीज है उनका डेटा को ब्रीच करने में यूज़ किया जा रहा है। उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी से रिलेटेड
उसको लीक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो किया ही जा रहा है। तो अब कई चीज़ जहाँ जैसे आपको कई बार इस टाइप का टॉपिक आता है, आपकी मान लो जीडी में इस टाइप का टॉपिक आ गया कि इंडिया को है फ्यूचर में किस तरीके से अपने जो साइबर वॉरफेयर उसको डेवलप करना चाहिए, या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आता है कि फ्यूचर में आ जाके आईटी का जो है क्या रोल होने वाला है कंट्री के डेवलपमेंट में, वहाँ आप ये सब चीज़ों को स्टेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा डेटा है कि किस तरीके से NCIIPC जो है यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है और जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो किस तरीके से आज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को डेवलप करने में। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हमारे काफ़ी सारे, जैसे यहाँ राइटर ने बात की गई है कि डिफेंस जो हो गया, हमारा डिफेंस सेक्टर जो हो गया, PSUs जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका डेटा ब्रीच हो सकता है, लेकिन हम फिर भी बच गए क्योंकि इस टाइप के जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं अपने इंडिया के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे को एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं और एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है वो आगे जाके बहुत इन्हेंस हो। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कैसा हम देख सकते हैं कि 2020 की स्टार्टिंग में किस तरीके से अलग अलग जो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ग्रुप्स को, यानी जो इस टाइप के साइबर हैविंग ग्रुप्स हैं उनको स्पॉन्सर करती है, उनको पैसा देती है कि किस तरीके से वो अलग अलग देशों में जाके उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स क्या होता है, जैसे हमने बात करी किसी भी पब्लिक सेक्टर की, उसके अलावा डिफेंस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज के डेट में जो डिफेंस की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम अब पेपर बेस्ड रिकॉर्ड में नहीं रखते, हम उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में, एक लॉग्ड फॉर्म में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रही हैं। तो अगर इन सब का एक्सेस चाइना को मिल जाए तो उनको एक मिलिट्री की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेल्प हो जाएगी और वो हम नहीं अलाउ कर सकते। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर राइटर कि अर्ली 2020 से किस तरीके से चाइना ने जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप हैं उनको इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है उनमें कि वो आज की डेट में अलग अलग देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि आज की डेट में जो यहाँ पर जैसा आप पढ़ सकते हैं लिखा है एसिम्टोमेटिका सिम्टोट जो लिखा हुआ है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बताया जा रहा है कि उसके जो सर्वर्स हैं वो रेड एको, ये रेड एको भी एक पार्ट है इसी का, और ये चाइना की लिंक्ड एक्टिविटी ग्रुप है। ध्यान रखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफिशियली स्पॉन्सर करती है, लेकिन चाइना में कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहे हैं जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो बताया जा रहा है कि किस टाइप का चाइना का ये एक्टिविटी ग्रुप जो है ये अपने सर्वर्स जो है उनको एक तरीके से इंडिया के जो पावर एसेट्स हैं उनको टारगेट कर रहा है और वहाँ पर इस टाइप के जो वायरसेस हैं, मॉलवेयर हैं, उनको छोड़ रहा है। और ऐसे एक मॉलवेयर का नाम है शैडो पैड। अब देखिए जनरली कहीं भी आपका इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोगों को जनरली इतना पता होगा कि चाइना ने इंडिया की जो पावर ग्रिड है, महाराष्ट्र का जो पावर ग्रिड है उस पर अटैक किया था और एक मॉलवेयर रिलीज़ कर दिया था, ये तो लोगों को पता होगा। लेकिन कौन सा मॉलवेयर रिलीज़ किया था? तो जनरली लोगों को ये तो पता होगा कि मॉलवेयर का एक अटैक हो चुका है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि मॉलवेयर का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलवेयर है उसका नाम शैडो पैड है। ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जनरली जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और जो आर्टिकल जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ पर मॉलवेयर का नाम बहुत रेयरली मेंशन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है। तो आप ध्यान रखिए कि शैडो पैड नाम का जो मॉलवेयर था उससे अटैक किया गया था। इसके अलावा राइटर हम बताना चाहते हैं कि आज की डेट में चाइना इसको किस एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के फॉर्म में यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये हमारी ही बात नहीं है, काफ़ी सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका भी डेटा ब्रीच किया गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी इस चीज़ का शिकार हो चुका है। इसलिए आज की डेट में उन्होंने काफ़ी सारे जो चाइनीज़ बैक्ड कंपनीज जो हैं उनको बैन कर दिया गया है। इनफैक्ट जो ऑनर जो कंपनी जो हुआवी कंपनी सबसे पहले बैन हुई थी उस पर यही एलिगेशन लगा के बैन किया गया था कि वो एक किसी चाइनीज़ जनरल की कंपनी है, किसी रिटायर्ड चाइनीज जनरल की कंपनी है। और क्योंकि एक मिलिट्री का जो इंसान है वो कंपनी चला रहा है तो डेफिनेटली वो जो चाइना की मिलिट्री है उसको भी आगे जाके हेल्प करेगा इस टाइप की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देके। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है और इसलिए यूएस ने जो है ऑनर को सबसे पहले बैन किया और उसके बाद तो खैर काफ़ी सारी कंपनीज को बैन कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि आज की डेट में चाइनीज़ के जो साइबर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से उनकी प्रॉपर लिमिटेशंस नहीं रखी हैं उन्होंने, यानी ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करना है। उनके टारगेट जो हैं आज के डेट में अनलिमिटेड आप कह सकते हैं, इनफाइनाइट टारगेट आप कह सकते हैं। और वो 2020 के एंड तक उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साइबर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और वो हम जैसे अभी तक बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की,
PSUs की बात कर रहे थे, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा एसेट्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा वो कोविड-19 वैक्सीन का जिस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ कोवैक्स के अंडर में, जो आपको पता होगा WHO का एक इनिशिएटिव है कोवैक्स, जिसमें WHO फंडिंग करेगा जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं, और उसके बदले में जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग जो गरीब देश हैं उनको फ्री में वैक्सीन सप्लाई करेगी। और इंडिया भी आपको पता होगा कि कोवैक्स का एक पार्ट है, जहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को काफ़ी ह्यूज फंडिंग मिली हुई है, और इस ह्यूज फंडिंग से ही हम गरीब देश जैसे प्रोमिनेंटली जो अफ्रीकन देश हैं उनको एक तरीके से वैक्सीन जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो आज की डेट में बताया जा रहा है कि किस तरीके से साइबर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन सप्लाई चेन्स को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इन सप्लाई चेन को टारगेट करके क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें दिक्कत आएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी तो चाइना को एक तरीके से मौका मिल जाएगा अपनी जो एक तरीके से उनके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको एम्पावर करने का, और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको डिग्रेड करने का। उसके अलावा 2021 में देखा गया था कि काफ़ी सारे US ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको एक तरीके से हैक कर दिया गया था। किसने? इन चाइना बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साइबर सिक्योरिटी में वर्क कर रहे हैं उन्होंने एक तरीके से हैक कर लिया था। और उसमें जो हैफिनम जो चाइनीज़ ग्रुप है, जहाँ पे जैसा आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, इस ग्रुप ने ही मेजर अटैक किया था। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रीच किए थे एक सीरियस उनके सॉफ्टवेयर जो थे, प्रोमिनेंटली माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर की जो एक तरीके से एसेट्स है उनको ब्रीच कर दिया गया था। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर, कितना आगे जाके ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है कि इतने प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर्स को भी ये हैक कर ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, रुकिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, तो देखिए जैसे किस तरीके से यहाँ पर बात की गई है कि आज की डेट में जो US है उसने एक तरीके से रशिया को जो है एक्सटेंसिवली पब्लिसाइज किया गया कि वो भी आज की डेट में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से रशिया ने जो है उन्होंने भी साइबर इंटरफेरेंस की है US के जो 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें। यानी आपको पता होगा कि वहाँ पर एक तरीके से ऐसा किया गया था कि ट्रम्प के फेवर में काफ़ी ज़्यादा मैसिव वोटिंग की गई थी, और एक तरीके से ये इसका कैंपेन जो था वो ऑनलाइन ही चलाया गया था, जो एक तरीके से फेक कैंपेन था। तो उसी की यहाँ बात की गई है कि साइबर सिक्योरिटी जो है इस हद तक भी बढ़ गई है। उसके अलावा राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में कितना ज़्यादा जो है साइबर जो ब्रीचेज हो रहे हैं, साइबर अटैक्स जो है, साइबर एस्पियोनेज जो है वो इतने ज़्यादा ब्रीच हो चुके हैं कि आज की डेट में हमें जो लगता है कि ये एक आइसबर्ग के फॉर्म में है। अब आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग मान ली कि ये सी लेवल है, तो सी के ऊपर एक आइस का जो फ्लोटिंग पार्ट है वो इतना ही हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो सी के नीचे जो पार्ट हमें नहीं दिखता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से इतना बड़ा पार्ट होता है वो सी के नीचे होता है जो हमें नहीं दिखता, और जो ऊपर जो पार्ट हमें दिखता है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी छोटा सा ही पार्ट है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। सेम तरीके से राइटर जो है एक साइबर अटैक को भी ऐसे ही बताना चाहते हैं कि साइबर अटैक भी एक आइसबर्ग की तरह ही है, जो ऊपर तो बहुत कम दिखता है लेकिन नीचे उसका जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक गई होती हैं। उसके अलावा राइटर्स को रिलेट कर रहे हैं कि जो 2016 में, ध्यान रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है कि 2016 में जो यूक्रेन के पावर ग्रिड में अटैक हुआ था, एक काफ़ी मेजर अटैक हुआ था, और ये एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से सभी देशों को अपने अपने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया जैसे पावर ग्रिड हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गए, वहाँ अगर अटैक कर दिया जाए तो डेफिनेटली एक कंट्री का जो पूरे का पूरा डेटा है वो ब्रीच हो जाएगा, और उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं सिक्योरिटी जो है पूरी दूसरी कंट्रीज़ को पता चल जाएगी और वो अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। उसके अलावा बता रहे हैं कि किस तरीके से 2016 में जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने कदम लेना शुरू कर दिया था कि वो अपने अपने जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको अपनी कंट्री से हटाएं, जितने भी साइबर अटैक्स उन पर हो रहे हैं। जो बाइडेन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और उन्होंने कोविड रिलीफ जो बिल अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था उसमें करीब करीब $10 बिलियन जो हैं वो अकेले साइबर सिक्योरिटी के लिए डोनेट किए। डोनेट तो नहीं, एक तरीके से रख रखे हैं अलग से, क्योंकि उनको पता है आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। उसके अलावा बताया गया कि आज के डेट में जो इंडिया और US के आपस में जो आप कह सकते हैं टाइज जो हैं, रिलेशन जो हैं, दोस्ती जो है बढ़ रही है, वो चाइना को एक तरीके से पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि चाइना भी है वो भी जानता है कि US जो है काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, और वो इंडिया को भी एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की फेज़ में लगा हुआ है, जो चाइना को बिल्कुल भी अपने पॉइंट से पसंद नहीं है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि आज के डेट में इन दो कंट्रीज़ इंडिया US में ग्रोइंग टाइज जो है वो चाइना के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में जो हमारा गैप है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइड करने में लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ ये बताया जा रहा है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो कितना बड़ा बजट है, उसमें उन्होंने स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स जो है जो साइबर वॉरफेयर पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ साइबर वॉरफेयर पे। जैसा आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी में अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों पे काम करती है। इंजीनियरिंग की यूनिट्स अलग हैं,
फाइटिंग यानी इन्फेंट्री यूनिट्स अलग हैं, स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स अलग हैं, कम्युनिकेशन यूनिट जैसे सिग्नल्स वो अलग हैं। वैसी चाइना ने भी एक प्रॉपर फोर्स बना दी है जो सिर्फ साइबर वॉरफेयर पर काम करेगी, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। और चाइना का जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा है, $209 बिलियन का डिफेंस बजट चाइना ने आज की डेट में बना रखा है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से आज के डेट में यूएस और चाइना जो है वो अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं बिल्कुल अपनी साइबर सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने अलग डिफेंस बजट में ही अलग एलोकेशन कर दिया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो इंडिया को भी ये चीज़ फ्यूचर में करने की ज़रूरत है, और एक बार हम ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम इस टाइप के जो अटैक्स हैं उनको रोक पाएंगे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला आर्टिकल वो बताता है कि क्वाड का जो समिट हुआ था उसके क्या डेवलपमेंट्स फ्यूचर में होने वाली हैं। तो जैसा राइटर बता रहे हैं कि लास्ट वीक जो क्वाड का समिट हुआ था इसने एक तरीके से एक ब्रॉड सब्सटेंस यानी एक प्रॉपर विजन जो है क्वाड को दिया, और एक डीप सिम्बोलिज्म यानी आज की डेट में जो कंट्रीज़ में एक तरीके से पैक्ट होने की जो बात हो रही है, कंट्रीज़ को इस एक साथ आने की जो ज़रूरत है जो चाइना को काउंटर करने के लिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वाड में देखी गई। उसके अलावा बताया गया कि आज के डेट में जैसे क्वाड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसमें यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन थे, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, उसके अलावा स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इस तरह से योशिहिदे सुगा जो है वो जापान के हैं। उन्होंने वैक्सीन के जो इनिशिएटिव है उसकी बात की गई। अब वैक्सीन इनिशिएटिव की बात क्यों की गई, ध्यान रखिए क्वाड में ये बात की गई थी किस तरीके से वैक्सीन जो है उसको एम्पावर किया जाएगा। इंडिया जो है वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है वैक्सीन को अपनी एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के तौर में जैसे यहाँ लिखा गया है, उससे वैक्सीन को आगे बढ़ाएगा अलग अलग इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ को और बाकी और देशों को। और यूएस भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को हेल्प करेगा कि हमारी वैक्सीन जो है वो प्रॉस्पर करें, और जापान जो है वो काफ़ी ह्यूज फंडिंग देगा। देखिए किस तरीके से सारी कंट्रीज़ हैं वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली कर रहे हैं ताकि जो वैक्सीन का इनिशिएटिव है उसको एक तरीके से एम्पावर किया जाए। उसके अलावा बाकी जो भी और चीज़ें जैसे जो पेरिस अकॉर्ड है जो कहता है कि हमें अपना क्लाइमेट में जो है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि हम इस चीज़ को फ्यूचर तक ले जा सकें, एक अच्छा क्लाइमेट बना सकें। और उसके अलावा 5G नेटवर्क जो हैं उसको, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को भी इम्पावर करने की ज़रूरत है। 5G को एनहेंस करने की बात क्यों की गई है, क्योंकि जो सबसे पहला 5G इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चाइना ने हुआवे के थ्रू बनाना शुरू किया था, और उसी के लिए आपको अगर पता हो कि D10 जो ग्रुप फॉर्म किया यूके ने, वो इसलिए किया था क्योंकि हमें चाइना को 5G नेटवर्क्स में एक तरीके से काउंटर करना था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसलिए क्वाड में भी हमें 5G नेटवर्क्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में बात करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कोविड जो है वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी के मिसयूज़ का आप कह सकते हैं उदाहरण है। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी में भी एक तरीके से महारत हासिल करने की ज़रूरत है ताकि इस टाइप की जो चीज़ें अगर फ्यूचर में कोई भी देश करना चाहे तो हम उन्हें रोक सकें। उसके अलावा ये पहली मीटिंग नहीं थी, सेम लीडर्स जिन्होंने अभी मीटिंग करी ये G7 समिट में भी इस साल आगे जाके मिलने वाले हैं। तो आगे सॉरी स्लाइड थोड़ा नीचे हो गई। तो जैसा हम देख सकते हैं उसका बताया गया कि आज की डेट में कि मेरीटाइम टेंशन जो है वो भी कितना ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जापान जो है उनका जो चाइना के साथ है काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो रखा है साउथ चाइना सी में। तो आज के डेट में मेरीटाइम टेंशन जो है उनको भी टैकल करने के लिए क्वाड में काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल का कोऑपरेशन है। अब देखिए जैसे अब मान लीजिए कि जापान को ज़रूरत है कि साउथ चाइना सी में उनको चाइना को काउंटर करना है, तो अब मान लीजिए जापान के पास उतनी अच्छी नेवी नहीं है, तो जापान जो है वो अमेरिका या इंडिया का जो है एक तरीके से हेल्प लेगा, और एक बार वो हेल्प ले ली जाएगी तो जापान ईजिली चाइना को काउंटर कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वाड की जो पार्टनरशिप वो कितना डीपर लेवल पे जा रही है कोऑपरेशन के लिए। उसके अलावा आज जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि जो वैक्सीन का जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको किस तरीके से क्वाड बूस्ट करेगा, और आज के डेट में जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, और अमेरिका जो है अपनी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के साथ इन अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करने वाला है। आगे बात की गई है कि किस तरीके से जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज के डेट में चाइना के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ज़्यादा मतभेद होने के बाद भी चाइना के इतने बिगेस्ट पार्टनर हम इसलिए हैं क्योंकि चाइना की जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा इसीलिए फैली हुई है। चाइना की गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर में ये इन्होंने इतना ज़्यादा मार्केट को पकड़ में ले लिया है कि आज के डेट में जापान और ऑस्ट्रेलिया और इनफैक्ट इंडिया का ही रिसेंटली अब 2-3 दिन पहले की एडिटोरियल हमने डिस्कस किया कि $77 बिलियन का हमने एक ट्रेड जो है हमारा हुआ है 2020 में भी, और इतना ज़्यादा जो ट्रेड हुआ ये इसके बावजूद हुआ कि कोविड में हमारे जो हमारे रिलेशन हैं वो ख़राब हो गए थे, गलवान वैली में क्लैश हुआ, और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमने इतना ज़्यादा ट्रेड किया। तो अगर ये मतभेद नहीं होते तो फिर तो ट्रेड कितना ऊपर तक जाता आपको पता ही है। तो चाइना ने एक तरीके से मार्केट को ऐसे कैप्चर कर रहा है कि ये जो देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये हम बाहर नहीं आ पा रहे।
तो इसको टाइम लगेगा कि कोई ना कोई ऐसी कंट्री इमर्ज करेगी जो चाइना से भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनेगी और हम जो जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो शिफ्ट हो सकें। उसके अलावा आपको पता होगा कि क्वाड जो है वो 2007 में फॉर्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वाड अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो क्वाड 2007 में, क्वाड का जो आइडिया था वो जापान ने रखा था, लेकिन फॉर्मली क्वाड को 2017 में बनाया गया था। ये चीज़ आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर टू ईयर। तो लेकिन अब इतने टाइम फॉर्म हुए हो गए, लेकिन क्वाड के पास एक प्रॉपर विजन नहीं था डेवलप करने के लिए, तो इसलिए हमें एक प्रॉपर विजन, एक प्रॉपर एम डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये एम किस तरीके से, जैसे ब्रिक्स जो है, एससीओ जो है, उनका प्रॉपर एक ग्रुपिंग है, उनके प्रॉपर एम्स हैं। ब्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर बैंक तक आता है जो फंडिंग करता है। तो हमें क्वाड को भी इस लेवल पे ही ले जाने की ज़रूरत है, और एक बार क्वाड इस लेवल पे चला गया ना, तो डेफिनेटली ये जो इसका फंक्शनिंग है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगी, और ये 4 कंट्री जो हैं क्वाड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगी। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताता है आज की डेट में किस तरीके से एक तरीके से जॉब का नेटिविज्म ग्रो कर रहा है। नेटिविज्म मतलब उन्हीं लोगों को नौकरी देना जो उस राज्य को बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। पहले हम देखते हैं कि अच्छा पहलू क्या है। अब देखिए जैसे राइटर यहाँ पहले बता रहे हैं कि किस तरीके से आज के डेट में, एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज के डेट में हरियाणा जो है वो इसने पहला ये स्टेप लिया कि वो हरियाणवी जो लोग हैं उनको प्राइवेट जॉब, जो 75% जॉब लेस देन 50,000 रुपीज़ पर मंथ वाली जो जॉब है वो प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो 75% का कोटा जब फुल हो जाएगा उसके बाद बचे हुए 25% लोग हैं जो वो राज्य के बाहर से लिए जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा जो करने का जो स्टेप लिया गया है अच्छा क्यों है, क्योंकि इंडिया के जितने भी राज्य हैं उसमें से हरियाणा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। और ये डेटा कौन दे रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये प्रॉपर डेटा बताया है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इसने ये डेटा दिया है। उसके अलावा ये भी बताया गया कि 80% जो महिलाएं हैं हरियाणा में वो काम तो करना चाहती हैं लेकिन उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल रही। देखिए ये है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉपर आप कह सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट के फेजेस होते हैं कि इंसान जो है वो एजुकेटेड भी है और वो विलिंग टू वर्क भी है, यानी काम करना भी चाहता है, और वो स्किल्ड भी है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही, तो तब एक इंसान अनएम्प्लॉयड होता है। जनरली लोगों को सिर्फ ये लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं मिलना, लेकिन इंडियन इकोनॉमी साफ पैरामीटर्स ले डाउन करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों को जब एक साथ होती हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और दिक्कत मेन ये है कि इंडिया में एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, हमारे सारे के सारे यूथ जो है वर्क विलिंग टू वर्क भी है, यानी काम भी करना चाहते हैं, लेकिन स्किल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेन ये चीज़ हमारे इंडिया में मेन फैक्टर ये है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसा बताया गया है कि किस तरीके से 80% वुमेन जो है वो वर्क भी करना चाहती हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, और आधे से भी ज़्यादा जो ग्रेजुएट आज के डेट में हरियाणा में हैं वो जॉबलेस हैं। तो देखिए ये एक मतलब एक सिक्के का दूसरा पहलू है कि क्यों आज के डेट में हरियाणा में रिजर्वेशन जो है 75% जो रिजर्वेशन है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि हमने प्रीवियस आर्टिकल में जैसे 2 दिन पहले जो एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पीएम मोदी ने नारा दिया था उसके अगेंस्ट हरियाणा का ये मूव जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि अलग अलग राज्य अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जॉब के लिए। ये एक तरीके से डिवाइड शो करता है। लेकिन यहाँ पर आज जो राइटर बताना चाह रहे हैं ये भी एक सही बात है बिल्कुल कि जो ये डेटा दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में जो जॉबलेस हैं उस जॉबलेस लोग हैं उन लोगों को ये पर्टिकुलर मूव जो है गवर्नमेंट का ये जॉब प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्ली। उसके अलावा यहाँ बता रहे हैं कि आज की डेट में करीब करीब जो 18 मिलियन वोटर जो हैं राजस्थान में ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि उनको एक रेगुलर जॉब दी जाए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ये उनका एक तरीके से वादा भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा बता जा रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, झारखंड ने भी ऐसा ही मूव ले लिया है बिल्कुल, लेकिन उन्हें ऐसा कोई प्रॉपर ऐसे परसेंटेज नहीं रखा है, इतने परसेंट लोग, या प्रॉपर कोई ऐसा पेमेंट का वो नहीं क्राइटेरिया नहीं रखा है। जैसे हरियाणा ने रखा है 50,000 रुपया पर मंथ की जो जॉब है उसका क्राइटेरिया रखा है, तो वैसे ही झारखंड ने इस टाइप का कोई भी मेजर नहीं रखा है। बस उन्होंने ये कहा है कि हाँ वो भी झारखंड के लोगों के रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन देंगे। उसके अलावा जैसे कल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि डीएमके जो है, या हम इसका प्रॉपर नाम पढ़ सकते हैं, ये नाम में थोड़ा सा लंबा नाम है, मे भी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर लूँ, तो आप इसको एग्जैक्टली पढ़ लेना, इसको डीएमके जो प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पार्टी ने भी आज के डेट में इलेक्शन से पहले का जो प्रोपेगेंडा है उसमें लोगों को कहा है कि अगर पार्टी आई तो वो भी 75% जॉब हैं वो तमिल लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे। तो देखिए अगेन
अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो इस टाइप के ही एक नेटिविज्म एडवेंचर, राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि ये ले रहे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आंध्र प्रदेश भी सेम टाइप का मूव ले चुका है। और तो राइटर ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश ने भी इस टाइप का मूव पहले ही ले चुका है, लेकिन वो उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो मूव है ये एक लिबरल आइडिया यानी फ्री इकोनॉमी का एक आइडिया जो है उसको काट देता है। राइटर यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहते हैं। तो देखिए, अब राइटर ने यहाँ पर एक प्रोज भी बता दिए, यानी अच्छे पॉइंट भी बता दिए कि क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हमने आर्टिकल के स्टार्टिंग में डिस्कस करी, और बुरी चीज़ भी बता दी है कि किस तरीके से ये एक पूरे भारत का जो आइडिया है उसको एक तरीके से ख़राब करता है। उसके अलावा यहाँ राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि राइटर एक तरीके से उदाहरण देना चाह रहे हैं। देखिए, अब राइटर यहाँ कह रहे हैं कि जॉब में रिजर्वेशन मत दो, बल्कि जॉब जो है उनको प्रोड्यूस करो। अब इसमें अंतर क्या है? अब रिजर्वेशन में क्या है कि आपको पता है नेटिविज्म वाली बात, जैसे राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि नेटिविज्म बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि वहीं के लोग वहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर जॉब को प्रोड्यूस किया जाए तो ये भी तो एक हल है ना, कि जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब देने का हल ये भी तो है कि जितनी ज़्यादा आप जॉब प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा लोग जॉबलेस कम होंगे। अब लेकिन इसमें आगे भी चैलेंजेस खड़े हैं। चैलेंजेस क्या खड़े हैं? राइटर उदाहरण देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं वो उनके राज्य में आके निवेश करें और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको ऑन ग्राउंड जॉब मिले। इसका उदाहरण राइटर अमेजॉन से देना जा रहे हैं कि उदाहरण लीजिए कि अमेजॉन जो है वो अपना एक प्लांट स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? उनको एक तरीके से स्किल्ड लोग प्रोवाइड कर सकती हैं। स्किल्ड लोगों के साथ एक अफोर्डेबल लैंड, जैसे यहाँ राइटर ने लिखा है कि एक मतलब इंडस्ट्री सेट करने के लिए एक सस्ता एक तरीके से लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, और उसके अलावा एक तरीके से ईज ऑफ बिजनेस में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो दें। अब ईज ऑफ बिजनेस से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कहाँ स्टैंड करता है। आपको मुझे इंडिया की रैंकिंग बतानी है, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग 60s में है, समवेयर अराउंड 60s है। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है और आपको ये काफ़ी जगह यूज़ भी होता है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। ध्यान रखिए इस बात को, हमने पास्ट चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें नोट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा राइटर यहाँ भी कहना चाहते हैं कि टैक्स एडवांटेज जो है वो राज्य सरकार को देने की ज़रूरत है। अब ये टैक्स एडवांटेज किस तरीके से? क्योंकि देखिए, टैक्स में एडवांटेज क्या होते हैं कि कोई भी कंपनी ये देखती है कि टैक्स कम से कम पड़े, टैक्स में सेविंग्स हों, और ये एक अट्रैक्टिवनेस हो सकती है। जैसे राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अमेजॉन अगर आए तो ये अमेजॉन के लिए एक अट्रैक्टिवनेस हो सकती है। और ऐसी सेम चीज़ अमेरिका में भी देखी जा रही है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो सस्ते, जैसे अमेजॉन की बात की तो सस्ते अमेजॉन को हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए जगह दी, टैक्स में उनको रिलीफ दिया, और इसी वजह से अमेजॉन ने वहाँ हेडक्वार्टर्स बनाए भी। तो राइटर ये चीज़ यहाँ बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, और ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए, पहली बात तो हमें फैक्टर ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जो बात है न्यू बिजनेस के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद स्किल्ड लोकल लेबर प्रोवाइड करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को स्किल करना कोई आम बात नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये चीज़ भी हमें करने की ज़रूरत है। उसके अलावा राइटर एक बहुत मेजर पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि जब से GST इंडिया में आया है तब से राज्य सरकार एक तरीके से ऑटोनॉमी खो चुके हैं कि वो टैक्स में कोई भी कंसेशन प्रोवाइड करें। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, ध्यान रखिए। आप इसको GST के एक फ्लॉ में भी गिना सकते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार की हाथों को बांध देता है कि वो टैक्स में रिफॉर्म्स नहीं दे पाती जो जितनी भी बाहर की जो कंपनीज हैं उनको अपने राज्य में निवेश करने के लिए। तो एक तरीके से यहाँ बताना चाहते हैं राइटर कि अमेरिका में तो ये सब चीज़ें बहुत फ्री हैं कि टैक्स कंसेशन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा टैक्स रिफॉर्म दिए थे, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ प्रॉस्पर कर रही थी। तो एक GST का फ्लॉप भी हमने देख लिया। और उसके अलावा यहाँ पर राइटर एग्लोमरेशन इफेक्ट की, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो होता है जहाँ पर प्रॉपर सप्लाई चेन होती है, टैलेंट होता है, यानी स्किल्ड लोग होते हैं, लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, और ये सारी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किस तरीके से जॉबलेसनेस कम होती है और इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले। उसके अलावा राइटर यहाँ अपना ओपिनियन देके बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो 333 डेंजर की बात करते हैं। अब ये 333 डेंजर क्या है? मान लीजिए कि एक राज्य जो है जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो उस राज्य में सिंपल सी बात है, लोग भी जाएंगे वहाँ पर, लोगों के अलावा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी ताकि वहाँ पर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ऐसे 3 राज्य राइटर की नज़रों में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, जो 3 गुना ज़्यादा अमीर हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जबकि बिहार, यूपी, MP भी काफ़ी बड़े राज्य हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.4 टाइम्स 1970 के डेटा के अकॉर्डिंग कम है। इसके अलावा राइटर यहाँ भी बताना चाहते हैं कि रिच और पुअर में आज के डेट में राज्यों में कैसा ज़्यादा गैप है, बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसमें
कम होने की गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। राइटर यहाँ एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं और ये सच में बहुत हद तक ट्रू भी है। किस तरीके से आज की डेट में राइटर यहाँ बता रखे हैं कि फिजिकल ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि ये ऑटोनॉमी नहीं है तो आज की डेट में राज्य जो है वो प्रॉपर अपना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और एक तरीके से टैक्स में रिफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक तरीके से वहाँ के लोकल लोगों के लिए और जो प्राइम मिनिस्टर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का इनिशिएटिव है उसके भी थोड़ा अगेंस्ट हो चुकी हैं। और उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि आज की डेट में किस तरीके से लोकल की जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आज की डेट में अलग अलग राज्य सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, और ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब ये तो फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन में के दौरान ही पता चलेगा। अब जो लास्ट आर्टिकल हम यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचर वॉर के लिए जो फोर्स डेवलप होनी चाहिए राइटर ने उसकी बात की गई है। राइटर बेसिकली यहाँ पर एक आर्मी के खुद के आर्मी जनरल खुद ही हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब रिसेंटली आपको पता होगा कि केवड़िया में जितने भी आर्मी के कमांडर्स थे, जितने भी आर्मी के चीफ थे, उनकी मीटिंग हुई थी पीएम मोदी के साथ, और पीएम मोदी ने एक तरीके से स्ट्रैटेजिक वे में एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें फ्यूचर में क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ताकि मिलिट्री एडवांसमेंट हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि पहले से ऐसा होता था कि 90s में और चलो अर्ली 2000 में भी ये था कि गन्स से, टैंक्स से, एयरक्राफ्ट से वॉर होती थी, और जब वॉर होती थी आज तो सब ऑन ग्राउंड पता चलता था कि वॉर सच में हो रही है, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वॉर में हैं। लेकिन आज की डेट में पता नहीं चलता कि कौन कंट्री किसके साथ वॉर में है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना आज की डेट में वॉर सिचुएशन में ही है, क्योंकि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र में डैम बना रहा है और इंडिया को एक तरीके से हार्म कर सकता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है और चाइना ने कोविड फैला के भी एक तरीके से वॉर वाली ही कंडीशन बना चुकी है। साइबर सिक्योरिटी में चाइना ने इंडिया को इफेक्ट कर रखा है, तो इसलिए इंडिया और चाइना वॉर में भी है। कई लोग मानते हैं कि एक वॉर नहीं है, कि वॉर में प्रॉपर एक तरीके से आर्मीज इंगेज होती हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो राइटर यहाँ बता चाह रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में हमें टेक्नोलॉजी को लेके भी एक तरीके से मिलिट्री का एडवांसमेंट करना है, ताकि जितने भी वॉर का चेंजिंग नेचर है हम उसको काउंटर कर सकें। अब देखिए राइटर यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि पहले से वॉर जो होते थे वो बहुत ईजी थे डिफाइन करने के लिए, कि आर्मीज आपस में लड़ रही हैं और एक तरीके से लोग शहीद हो रहे हैं और एक तरीके से जो अलग अलग टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन आज की डेट में पता ही नहीं चलता कि हम वॉर में हैं या पीस में हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो हो रहा है यही हमें एक तरीके से रोक देता है ये पता करने में कि क्या हम सच में वॉर में हैं या नहीं है। उदाहरण के साथ यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से यूएस ने थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी 2014 में, जहाँ पर उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया ताकि उनकी जो मिलिट्री है वो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए। उन्होंने रोबोटिक्स पे, सिस्टम एनोनिमिटी पे, सिस्टम ऑटोनॉमी पे और एक तरीके से बिग डेटा मैन्युफैक्चरिंग और एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल का जो है एडवांसमेंट हम कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आर्मी चीफ जो अभी करंट आर्मी चीफ है उन्होंने खुद ही ये कहा था कि टैंक्स जो हैं ये एक तरीके से वॉकमैन की तरह बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब एक तरीके से काम नहीं आएंगे फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में रेलिवेंस रखती हैं, और इनफैक्ट डेली लाइफ में आप इवन रिलेट कर पाएंगे कि टैंक जो हैं वो बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि सिंपल सी बात इतने लार्ज स्केल में वॉर हो ही नहीं रही, क्योंकि वॉर की जो एडवांसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सिंपल सी बात है। तो हमें ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि, और हमें ध्यान रखना है कि वॉर जो है वो किस तरीके से आज की डेट में लड़ा जाता है। गन से ही नहीं लड़ा जाता, और इनफैक्ट टैंक्स और एयरक्राफ्ट से ही नहीं लड़ा जाता। साइबर सिक्योरिटी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये भी एक वॉर के ही टैक्टिक्स हैं आज की डेट में। और अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए कि डिफेंस में हमें क्या एडवांसमेंट करने चाहिए ताकि फ्यूचर में हम एक नेक्स्ट लेवल का वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो यही सारे एडवांसमेंट हैं। हमें वेदर को कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में प्रॉपर एक अलग से फोर्स बनानी चाहिए जैसे चाइना ने बना रखी, ताकि हम प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी में काम करें। हमें केमिकल वॉरफेयर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से हमें फ्यूचर रेडी बनाती हैं, एक फ्यूचर में जो वॉर था उसके लिए। 21वीं सदी में ये चीज़ देखा गया है कि एक तरीके से हम आर्मीज़ और देश आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई चल रही है सिविलियंस में और इंडिविजुअल में, अपने आप में। इंडिविजुअल्स में कैसे? आपको पता होगा कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो साइबर सिक्योरिटी में, साइबर वॉरफेयर में डील कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स और सिविलियन यानी हम जैसे लोग जिनका डेटा ब्रीच हो जा रहा है, जिनके हम सॉफ्टवेयर और डेटा पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे पे एक तरीके से अटैक हो रहे हैं, तो ये लड़ाई हम सिविलियंस में और इस टाइप के जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में उनमें ही है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चाइना वाले जो लोग हैं और बाकी कंट्रीज जो अटैक हम पे कर रही हैं उनसे ही लड़ रहे हैं। ये वॉर हमारे कंट्री के अंदर खुद ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में खुद भी कई सारे ऐसे मिसक्रिएंट और ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों का डेटा ब्रीच कर रहे हैं,
बैंक का डेटा ब्रीच करके एक तरीके से डेटा स्टील कर रहे हैं, पैसों को चोरी कर ले रहे हैं। तो ये हमारे आपस में ही लड़ाई है, सिविलियंस और इंडिविजुअल्स के बीच में खुद की लड़ाई हो चुकी है। और राइटर इसी को कहना चाहते हैं कि यही एक फ्यूचर वॉर का प्रॉस्पेक्ट है और हमें इसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम इस टाइप की जो लड़ाई है उनके लिए फ्यूचर में रेडी हो जाएं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने आज एक यहाँ पर 4 अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस किया, और ये चारों आर्टिकल जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं, आपको ओपिनियन मेकिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने में हेल्प करेंगे। तो आज की लेक्चर में इतना ही। डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और आपको कोई भी डाउट है और उसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आप एक तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। अगर वो गलत भी हुआ तो मैं उसको डेफिनेटली करेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपकी नॉलेज जरूर एनहेंस होगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसको अपने फ्रेंड्स और बाकी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप के एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स विद इन 40 मिनट्स की वीडियो में मिल जाए और आपको हिंदी भाषा में इनको समझने में बहुत आसानी हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।